एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कंटेंट के साथ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एटीपी से संबंधित है, ऐसे राइबोसोम किससे संबंधित होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो हम सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं वो हमारे कोशिका सेल के हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपकी क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का आपका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एटीपी से संबंधित है, ऐसे आपका राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा क्योंकि ये प्रोटीन को बनने में मदद करता है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। देखिएगा न्यूमेरिकल भी आपके 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं, कंटेंट तो आपके रहते ही हैं और प्लस पेडागोजी अलग। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस वेरीफाइड है आंसर के साथ और एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है, टाइम दे रहा है। अगले तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है जब आपको दोलन दे दे, ऑसिलेशन दे दे, टाइम दे दे और फिर आपसे आवृत्ति पूछे। तो इसका फॉर्मूला होता है F = O/T। F यहाँ से आपकी है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, O है आपका ऑसिलेशन दोलन और T है समय टाइम। तो यहाँ से आपको आवृत्ति 2 दी हुई है, ऑसिलेशन O हमें निकालना है, दोलन हमें निकालना है और टाइम T आपका 16 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो O = आपका हो जाएगा 2 × 16 = कितना आ जाएगा, 32। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होगा। जो सोडियम है ये वायु में रखने पर आपका जल उठता है। तो और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी देखिएगा सोडियम से भी ज्यादा पहले किसकी होती, पोटेशियम की। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका कैल्शियम और फिर आपका आता है मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखती है, मीन्स रेड डाटा बुक में किस चीज का रिकॉर्ड होता है, विलुप्त प्रजातियों का या वनस्पति का या पशु वर्ग का या संकटापन्न प्रजातियों का। तो बहुत से लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूज रहेंगे कि विलुप्त का या संकटापन्न का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, संकटापन्न प्रजातियों का। जो संकटापन्न प्रजातियां होती हैं तो वो होते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हमारे जीव जंतु या जानवर हैं। मीन्स वो विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन उनका अब हमें संरक्षण बचाव करना है, वो विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। तो संकटापन्न प्रजातियों का रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड होता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम देख चुके हैं इसको पहले। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टवाइज का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। अपचाई कारक, प्रति अम्ल, किण्वन कारक या ऑक्सी कारक। देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो जाकर सॉल्व करिए। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन वही लिया है जो कई बार आपसे पूछा गया है। तो जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसका यूज जब हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। मीन्स ये एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका प्रति अम्ल सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड या फिर होगा आपका ऑक्सीजन। तो देखिएगा पॉप की ध्वनि के साथ में जब कौन सी आपकी गैस जलती है, तो जब हम कोई भी मेटल, धातु की क्रिया किसी भी अम्ल या क्षार के साथ में कराते हैं तो या तो आपका सॉल्ट बनता है और या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो आपकी पॉप की ध्वनि निकलती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सही होगा।
फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल का उदाहरण है? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। जो शोर हो रहा है अवॉइड कर। अब यहाँ से देखिएगा कि बल हमारे फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका संपर्क बल और एक असंपर्क बल। तो संपर्क बल कौन से होते हैं? जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक दूसरे को संपर्क करने पर या टच करने पर जो फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो ये बुक हमारी इस टेबल पे रखी है, अब मुझे ये बुक उठाना है, तो अपने आप तो नहीं उठेगी, तो मुझे ऐसे हाथ रख के इस बुक को उठाना पड़ेगा। तो क्या लगा? पेशीय बल लगा। तो ये आपके ऐसे संपर्क बल होते हैं जिसमें आपके मैस्कुलाइन फोर्स आ जाता है, पेशीय बल, फिर आपका फ्रिक्शन घर्षण बल आ जाता है। अब असंपर्क बल वो बल होते हैं कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बिना संपर्क, एक दूसरे को बिना टच किए हुए, फिर भी उनके बीच में क्या हो? फोर्स लगे। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे कि पृथ्वी क्या है, वो चंद्रमा को संपर्क नहीं करती, लेकिन क्या है, उसे अपनी ओर खींचती है। ऐसे ही आपका चुंबकीय बल, चुंबक देखा है ना, तो वो लोहे को क्या करता है? बिना टच किए ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे बल आपके असंपर्क बल होते हैं। तो इसमें असंपर्क बल पूछा है, तो पेशीय बल तो आपका संपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय, ये दोनों बल आपके असंपर्क बल होंगे। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी यहाँ से सही होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा स्रावित होता है या फिर नियंत्रित होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंसुलिन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, पेनक्रियाज, अग्न्याशय से स्रावित होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बैक्टीरिया जीवाणु के उपयोग नहीं होता है? मीन्स किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, दही बनने में हम सभी जानते हैं, जब दूध से दही बनता है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पहली चीज तो बैक्टीरिया का यूज होता है। कौन सा बैक्टीरिया? याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। अब ऑप्शन नंबर बी है हमारा, डबल रोटी पकने में। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी, डबल रोटी पकने में बैक्टीरिया का यूज नहीं बल्कि यीस्ट का यूज होता है, याद रखिएगा। इसके बाद गन्ने के रस के किण्वन में, इसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है, प्लस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, तो इसमें भी आपका बैक्टीरिया का यूज होता है। प्रीवियस ईयर में देखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है राइजोबियम, ऐसा है ही नहीं कि राइजोबियम से आपका क्वेश्चन ना आए, तो सीधे सीधे पूछता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में किस बैक्टीरिया का यूज होता है? राइजोबियम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, डबल रोटी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं, यीस्ट का यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन या फिर संरक्षण। तो देखिएगा, वनोन्मूलन क्या होता है? वनों का कटना, वनों की कटाई। मरुस्थलीकरण आपका होता है भूमि का या मृदा का बंजर हो जाना। अपरदन होता है हवा से या पानी से मृदा का उखड़ना। संरक्षण आपका होता है कि मृदा का बचाव या मृदा को संरक्षित करना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों ही इस प्रकार से हैं, तीनों ही, कि मृदा को कहीं ना कहीं से हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ से जो भिन्न है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण सही होगा। आज हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये चीज बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। तो पाचन की क्रिया क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बात सही है कि पौधे क्या होते हैं? सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, फिर एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये भी सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बात सही है। O2 क्या करता है? ग्लूकोज से रिएक्शन करके CO2 बनाता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो श्वसन की प्रक्रिया में भी केमिकल रिएक्शन होती है। फिर है आपका क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ से ये चीज गलत है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा। क्रिस्टलीकरण आपका एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे? क्रिस्टल, जैसे एक तो नमक होता है आपका पाउडर के फॉर्म में, दूसरा हम देखते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल, उसके फॉर्म में जो नमक होता है, तो वो अपनी स्टेट, अपनी अवस्था चेंज करता है, वहां पर आपका रिएक्शन, रासायनिक क्रिया कोई नहीं होती है, तो इसलिए क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही होगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। देखिए, फिजिक्स से आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही हैं। मंजुला, एक जो लड़की है मंजुला, समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। अब देखिएगा यहाँ पे समतल दर्पण की बात की गई है। आपको समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कौन सा दर्पण कब कहाँ पे बनता है, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण में, ये तीनों की आप प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाइएगा। तो मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। अब हम इसको बनाते हुए चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी हमने मिरर लगाया, फिर ये यहाँ पर है मंजुला। तो ये अभी जो यहाँ से 5 मीटर की क्या है, दूरी पर है, आप मान लीजिएगा। अब उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि वह दर्पण की ओर 1 किलोमीटर चलती है, तो 1 मीटर चलती है, तो ये यहाँ से चली, ये 1 मीटर चली। अब उसकी ओर दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो ये दर्पण था, ये मंजुला है, तो पहले 5 मीटर थी, 1 मीटर चली, तो अभी आपकी 4 मीटर बची। अब बात हो रही है कि ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे की ओर बनता है और आभासी होता है। प्लस ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पर दर्पण होता है, प्रतिबिंब की भी उतनी ही सेम दूरी पर बनता है। तो जैसे यहाँ पे मंजुला और इसकी दूरी 4 मीटर है, तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में पीछे की ओर बनेगा और कहाँ पर बनेगा, 4 मीटर पर ही बनेगा, आभासी बनेगा। अब पूछ रहा है कि अब उसकी मंजुला और दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बना, मंजुला अब हमारी यहाँ पर है, तो 4 मीटर प्लस 4 मीटर, ये टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, 8 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप कॉपी और पेन लेकर नोट करिएगा। ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर से नोट करके समझिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचाने। फर्स्ट है आपका, कौन सा राइट ऑप्शन है ये बताना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा ऐसा नहीं है, अगर उबलते द्रव का ताप मापेंगे तो डॉक्टरी थर्मामीटर कभी क्या होगा, फूट भी जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। सेकंड आपका है, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर जो रेंज है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ऐसा नहीं है, कमरे के तापमान का क्या है, आपकी रेंज 30 डिग्री से भी कम हो सकती है। फिर है प्रयोगशाला थर्मामीटर, जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, उसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये आपकी जो रेंज दी है ना, ये डॉक्टरी थर्मामीटर की दी है, याद रखिएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज ये होती है और लेबोरेटरी प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज आपकी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, याद रखिएगा। इससे भी कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अलग होता, अलग या फिर मीन्स ज्यादा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा कि सही बात है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है आपका, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है, आपको ये चीज बतानी है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस मीन्स दूरी आपकी क्या होती है, चाल गुणे समय मीन्स स्पीड इनटू टाइम। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, डिस्टेंस यहाँ से आपकी निकालेंगे हम, तो स्पीड आपकी यहाँ से कितनी दी है देखिए। तो फिर आप देखिएगा, आप इसको डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से जो पहली डिस्टेंस आपकी दी है उसमें स्पीड आप कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा ये आपका पर आवर में है और यहाँ पर आपका 12 मिनट है, तो इस टाइम आप पहले 12 लिख लीजिए और क्योंकि ये मिनट में है तो इसे हम चेंज करेंगे आवर में। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये जीरो आपका कैंसिल, ये 6 2 जा आपका आ जाएगा 12 और ये 5 2 जा 10। तो जो पहली डिस्टेंस आई हमारी वो कितनी आई, 10 आई। अब हम अगली देखते हैं कि अगला 18 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो नेक्स्ट देखिएगा 18 में फिर आपका डी स्पीड इनटू टाइम से क्या निकलेगा, 18 और यहाँ पे आपका टाइम कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे स्पीड हम रख रहे हैं ना, तो स्पीड में आप यहाँ पर रखिए 40
और टाइम आपका कितना दिया है 18। अब फिर यहाँ पर मिनट है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, आवर में। तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो कैंसिल, और आपका ये 6 3 जा 18 जाएगा और 4 3 जा 12। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 12। ध्यान दीजिएगा, पहले डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी 10 और फिर डिस्टेंस कितनी आई हमारी 12, तो दोनों मिलकर कितनी हो गई आपकी 22 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से देख के समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो आपका यहाँ से यही पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सभी धमनियां नहीं, जो आपकी एक होती है पल्मोनरी, सिर्फ वही ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही होगा इस क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो देखिएगा, जो आपका आसुत जल होता है वह विद्युत का क्या होता है, कमजोर चालक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यह विद्युत का कमजोर चालक है। फिर अगला क्वेश्चन है जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, जूते को और मजबूती देने के लिए। तो जूते के जो सोल है वो असमतल किए जाते हैं जड़त्व बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। देखिए, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा, घर्षण जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आसानी से हम जमीन पर चल सकेंगे, फिसलेंगे नहीं। फ्रिक्शन घर्षण कम होगा तो फिसलने के चांसेस अधिक हैं, इसीलिए। और कुछ जूते अगर आपके फ्लैट बने भी होते हैं तब भी उनमें देखिएगा पीछे से क्या करते हैं, ऐसी ऐसी पट्टियां बना देते हैं। किस लिए, कि ताकि आपका घर्षण यहाँ पे रहे, फ्रिक्शन बना रहे और चलने में आसानी होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्तंभ आपको कॉलम ए बी दिए, जो पैटर्न है, जो पैटर्न पूछा जा रहा है, मैंने सभी चीजें मिक्स करके ये सेशन आज का वीडियो आपका बनाया है। तो 2 कॉलम दिए हैं, आपको सही मैच करना है। तो पहला ये वृक्ष निष्ठान नहीं, यहाँ से होगा वृक्ष वितान, ये आप कर लीजिएगा। तो वृक्ष वितान, अब ये वृक्ष वितान क्या होते हैं, बड़े वृक्ष की शाखाएं होते हैं। ए का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। अब घटक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं। और ये आपका जो 4th है शाही, तो ये शाही क्या होता है, शाही आपका एक जंगली जंतु है। अब आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन आपको जल्दी करना है, तो आप पहले ऑप्शंस देखिएगा। आपको पता है ए का 4 होगा, तो सीधे आप देखिए किस ऑप्शन में ए का 4 है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको ऐसे में पूरे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का 4 मिल गया, बाकी 3 1 2 आप लगा दीजिए, वो सही होंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे ऑप्शंस फिर चेक करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। देखिए, एनसीईआरटी में जितने टीके आपके दिए गए, आप ऑल ओवर ना पढ़िएगा, लेकिन एनसीईआरटी के आप नोट्स पढ़िएगा। उसमें जो जो टॉपिक दिए गए टीके से भी आते ही है क्वेश्चन, तो उसके सारे आविष्कारक आप देखिएगा। चेचक के टीके का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने किया था। अब आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से आप देखिएगा, जो एक परिरक्षक के रूप में हमारा ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट कार्य करता है। मीन्स भोजन को अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आप सोडियम बेंजोएट का यूज कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ से आज हमने ये सेशन कंप्लीट किया। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।